देखिए, 300 से ऊपर गवाह होंगे, पर हम वकीलों का ये कहावत है कि गवाहों को गिनते नहीं है, तोलते हैं। क्या पता कि किस गवाह ने क्या कहा, और ये क्या सब तथ्य कोर्ट के सामने पेश हुए। अब 28 साल में अगर आप देखें तो मामला कोई सीरियसनेस से लिया नहीं गया, या ना कि उस पर प्रोसिक्यूशन अच्छी तरीके से चला, क्योंकि बीच बीच में सरकारें बदलती रही। ये केस दो हिस्सों में बटा गया। एक रायबरेली में चल रहा था, एक लखनऊ में। सिर्फ 2017 के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सारे मामले को इकट्ठा सुना जाए, और ये जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी षड्यंत्र का जो मामला है वो भी साथ में सुना जाए, तभी डे टू डे हियरिंग के बाद ये अभी फैसला आ गया है। पर जो आम राय में, आम बातों में जब जो सब पेश होता है, जो मीडिया पे आता है, वो सब सबूत नहीं है। सबूत वही होता है जो कोर्ट में पेश किया जाता है इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत, और जो कोर्ट के रिकॉर्ड पे होता है। अब ये 2000 पन्ने का जजमेंट है, पढ़ना पड़ेगा कि क्या क्या पेश हुआ है, और उस सबूत को कोर्ट मानने से क्यों इनकार किया है। देखिए, ये बहुत आसान है कहना फैसला आने के बाद कि ये यही फैसला आना ही था। पर किसी भी अच्छे वकील से पूछिए, उसे तो अ, वो कभी दावे के साथ ये नहीं कह सकता है, जब तक फैसला सुनाया न जाए, कि कोर्ट अंत में किस नजरिए से सबूत को देखेगी। अब आए अब आप यही देखिए ना कि ये जो षड्यंत्र का मामला है, क्या दो दो अलग अलग मेजरमेंट्स होते हैं। आप अगर अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली पुलिस ने षड्यंत्र का मामला, ये जो दिल्ली में हाल ही में दंगे हुए हैं, उसमें उसमें क्या स्टैंडर्ड लिया है, और आज कोर्ट ने इस मामले में क्या स्टैंडर्ड अपनाया है। क्योंकि षड्यंत्र कहना तो आसान है, पर उसे साबित करना काफी मुश्किल है। क्योंकि षड्यंत्र में एक होना चाहिए जो हम अंग्रेजी में कहते हैं मीटिंग ऑफ माइंड। क्या सब में सहमति हुई थी कि हम कोई गलत काम गलत रीति से करेंगे, या सही काम भी अवैध रीति से करेंगे। अगर वो मीटिंग ऑफ माइंड्स हो जाता है और उसके तहत कुछ एक्शन हो जाता है, तब ये षड्यंत्र प्रूव हो जाता है। अब इस मामले में ये कहना कि हम हजारों लोगों को इकट्ठा करेंगे, लोगों के पास हथियार यानी हथौड़ा और रस्सी होगा तोड़ने के लिए, इस मामले में प्रैक्टिस भी होगा कि ये किसी ढांचे को कैसे गिराया जाए, और फिर उसके बाद जब घटना घटती है, ये कहना कि जिन लोगों ने इन्हें इकट्ठा किया उनका उनका कोई रोल नहीं है, ना कोई षड्यंत्र था। ये अभी 2000 पन्ने पढ़ने के बाद ही हमें पता लगेगा कि ये क्या कोर्ट के सामने सारे तथ्य रखे गए, और अगर रखे गए तो क्या कोर्ट ने सही निर्णय लिया है या नहीं। दे, देखिए, हर अपराधी जो कोर्ट से बरी होकर आता है, वो हमेशा वही कहेगा कि हम पर गलत मुकदमा चलाया गया, हम हमेशा निर्दोष थे और आज हमने कोर्ट में साबित कर लिया है। और किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में यही होता है कि ये प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस तो रहती है, और जब एक कोर्ट उन्हें बाइज्जत बरी करती है, तो जहां रूल ऑफ लॉ है हमें मानना पड़ता है। पर ये कहने का मतलब ये नहीं है कि इस मामले में अपील नहीं हो सकती है। और अगर अपील हो, एपेलेट कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, हम
हम आज तो कह नहीं सकते हैं। आपको याद होगा कि जेसिका लाल में भी मनु शर्मा एक बार बरी हो गए थे, प्रियदर्शिनी मट्टू में भी संतोष सिंह बरी हो गए थे, पर जब प्रोसिक्यूशन अपील में चली गई तो ये अपील कोर्ट ने उन्हें उन्हें दोषी ठहराया। पर अगर अपील होता है भी है तो फैसला अपील का कब तक आएगा वो कोई कह नहीं सकते है ना। कि आप ये भी देख लीजिएगा 2G मामले में उतने उतने सारे गवाहों के बाद ट्रायल जज ने ये लिख दिया कि मैं तो रोज बैठा रहा सबूत के लिए और कोई सबूत ले नहीं आया। उस फैसले के पर सीबीआई अपील में गई है, पर वो अपील एडमिट होना चाहिए या नहीं, वो सुनवाई भी अब तक हुई नहीं है। ठीक है सर। तो कोविड के जमाने में मैं कुछ अंदाजा लगाना नहीं चाहता हूँ।